गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे चैप्टर 19 वाक्य विचार। तो बच्चों, वाक्य क्या होता है? इसके पहले हम लोगों ने वाक्य का पढ़ा है कि वाक्य जो है दो या दो से अधिक शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह होता है। जब हम शब्दों को व्यवस्थित करके उसको क्रमबद्ध रूप में और सही ढंग से लिखते हैं तो हमारे वाक्य का निर्माण होता है। अगर हम किसी शब्द को आगे पीछे लिख दें, जैसे कि क्रिया पहले लिख दें, कर्ता को बाद में लिखें और कर्म को उसके बाद लिख दें, तो इस तरह से वहाँ पर वाक्य नहीं बनता है। फिर वो हमारे निरर्थक वाक्य बन जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वाक्यों का जो संयोजन होता है वो सही ढंग से करना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से वर्णों के उचित प्रयोग से शब्द बनते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से शब्दों का जब उचित संयोग होता है तब सुव्यवस्थित वाक्य का निर्माण होता है, तब वाक्य बनता है। और इन्हीं वाक्यों के मेल से जो हमारी भाषा द्वारा और इन्हीं वाक्यों के जो मेल से हमारी जो भाषा बनती है और भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो वाक्य क्या होता है बच्चों कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो, वो हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्य की परिभाषा में लिख सकते हैं कि सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित मेल से बने वाक्य, ठीक है, जो वक्ता के कथन का पूर्ण अर्थ प्रकट करते हों, उन्हें हम वाक्य रचना के अंतर्गत रखते हैं। और वाक्य विचार में अगर आपसे कोई पूछता है कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह, यानी कि जब हम शब्दों को सही ढंग से व्यवस्थित करके लिखते हैं और उसका सार्थक समूह बनाते हैं, तब वहाँ पर तब वो हमारा जो है वाक्य कहलाता है। तब वो शब्दों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के गुण क्या क्या होते हैं? अब देखिए, किसी भी वाक्य में सार्थक वाक्य के कई गुण होते हैं। किसी भी जो है वाक्य में कई गुण छिपे होते हैं। अब वो गुण जो है कैसे होते हैं कि देखिए कि जब सार्थक वाक्य वही होता है कि जो वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब जो बोलता है और लेखक मतलब जो लिखता है, तो बोलने वाले और लिखने वाले के विचारों को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर सके, तो वही हमारा सार्थक वाक्य कहलाता है। जब हमें कोई वाक्य समझ में ही नहीं आएगा तो फिर वो सार्थक वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य जितना अधिक भाव का अर्थ स्पष्ट करेगा, ठीक है, वाक्य हमारा जो भी हमारा जो वाक्य होगा, जितना अधिक वो उस वाक्य से भाव का स्पष्टीकरण हो पाएगा, वो वाक्य उतना ही अधिक गुण संपन्न वाक्य माना जाएगा। तो व्याकरण के अनुसार वाक्य को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 5 भाग इसके कौन कौन से हैं देखिए। पहला आकांक्षा, फिर योग्यता, सन्निधान या समीपता, पदक्रम और अनुमति। पहला क्या है? आकांक्षा है, फिर योग्यता, फिर सन्निधान, फिर पदक्रम और अनुमति। तो वाक्य का बच्चों जो पहला गुण है वो है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, कि जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं तो उसको पूरा सुनने की जो इच्छा होती है वो कहलाती है आकांक्षा। तो ये भी एक वाक्य का अनिवार्य गुण होता है। जैसे कि कोई वाक्य है तो उसमें से अगर कोई शब्द हम हटा दें तो वो वाक्य हमारा अधूरा हो जाएगा। तो उस वाक्य को पूरा सुनने की इच्छा होगी कि क्या है इसमें, तो वो इसी को कहते हैं कि आकांक्षा। तो वाक्य को पूरा सुनने की जो जिज्ञासा की पूर्ति जो वाक्य जितनी सफलता से करता है वह वाक्य उतना ही सफल माना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इसको उदाहरण से समझिए। जैसे कि एक वाक्य है कि मालिन ने फूल तोड़े, मालिन ने फूल तोड़े। अब अगर कहने वाला मालिन बोल करके चुप हो जाए, मान लीजिए हम कह दें मालिन और फिर हम चुप हो गए, तो जो सुन रहा होगा तो वो सोचेगा आगे क्या, उसकी जिज्ञासा होगी ना कि मालिन ने आगे क्या किया।
मालिन मतलब क्या, वो कहीं गई, फूल लिया, दिया, क्या किया। तो इस तरह से इसी को कहते हैं कि वाक्य की आकांक्षा। ये वाक्य का एक अनिवार्य गुण होता है कि जब वाक्य को आगे जानने की इच्छा हो तो वाक्य की पूर्णता के लिए आगे के शब्दों को जोड़ना उस वाक्य में जरूरी होता है। तो यही होती है वाक्य की आकांक्षा। ठीक है, तो वाक्य का में आकांक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारा वाक्य सार्थक और पूर्ण होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि वाक्य की योग्यता। अब योग्यता बच्चों क्या होती है? किसी भी वाक्य में उसका अर्थ अवश्य होता है, तो अर्थ और उसका उचित अर्थ, ये दोनों ही चीजें वाक्य की योग्यता होती हैं। ठीक है, कि अगर वाक्य में हम जो है ऐसा कोई कर्ता लगा दें, उसके संग कोई ऐसी हम क्रिया जोड़ दें कि उस कर्ता के द्वारा उस क्रिया को करना ही असंभव है, तो फिर हमारे उस वाक्य की योग्यता नहीं हो, तो फिर वो हमारा वाक्य योग्य वाक्य नहीं कहलाता है। तो इसलिए किसी भी वाक्य में जो उसका अर्थ है, अगर कोई शब्द उस अर्थ को ना स्पष्ट करे तो वो वाक्य हमारा योग्य वाक्य नहीं कहलाता है। तो वाक्य में योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। योग्यता का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि बकरी उड़ने लगी। अब देखिए, बकरी जो है इसके 4 पैर होते हैं, ये उड़ती तो नहीं है। ये चीज तो सबको पता है। उड़ता कौन है? जिसके पंख होते हैं। तो ये वाक्य कि बकरी उड़ने लगी, देखिए इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है। तो व्याकरण की तो दृष्टि से ये वाक्य है, लेकिन इसमें ये योग्य वाक्य नहीं है। ठीक है, योग्य वाक्य नहीं है, क्योंकि बकरी उड़ नहीं सकती। तो बकरी उड़ने लगी, तो ये वाक्य हमारा योग्य वाक्य नहीं है। तो इसलिए वाक्य में ऐसे जो है शब्द वाक्य में उसकी योग्यता को खत्म करते हैं, और ऐसा वाक्य योग्य नहीं माना जाता है। अब जैसे देखिए, एक वाक्य अगर हम और लेते हैं कि चाय जो कि एक पेय पदार्थ है, तो चाय के लिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि चाय पीना है या चाय पी लीजिए। अगर आप चाय शब्द के साथ ये बोलें कि चाय खा लीजिए, तो फिर कैसा लगेगा? तो फिर वो वाक्य आपका योग्य वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य तो बन जाएगा, लेकिन वो वाक्य योग्य वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य का गुण होता है कि उसमें योग्यता का होना आवश्यक है। ठीक, इसी तरह से फिर एक हमारा थर्ड पॉइंट है सन्निधान। सन्निधान का अर्थ क्या होता है बच्चों? सन्निधान का अर्थ होता है कि समीपता या पास में। जब भी आप किसी वाक्य को बोलते हैं तो उसके जो पद होते हैं उनमें समीपता या उनमें पास होना आवश्यक होता है। यानी कितना रुकना है और कितना नहीं रुकना है, ये चीज। अगर हम बहुत ज्यादा किसी वाक्य को बोलते समय उनके पदों में बहुत देर तक रुक जाए कहीं पर, तब वो वाक्य अपना अर्थ खो देते हैं, और जो सुनने वाला है वो व्यक्ति वो नहीं समझ में उसकी आता है कि कहने वाला जो वक्ता है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो वाक्य में समीपता का होना बहुत आवश्यक है कि अगर मान लीजिए कोई एक वाक्य, उसको बहुत देर तक आप रुक करके बोले। मान लीजिए कि जैसे आप कहें कि एक कप, अब आप बहुत देर तक रुक गए, लंबा ब्रेक ले लिया, फिर आप बोले चाय चाहिए। तो इस तरह से जिससे आप बोल रहे हैं या कह रहे हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कहना आप चाहते हैं। तो जो वाक्य होता है उसमें कितना रुकना है कितना नहीं रुकना है, ये सन्निधान कहलाता है, और ये भी इसका एक आवश्यक गुण है। ठीक, तभी हमारा जो है वाक्य हमारा एक सही वाक्य बनेगा। फिर हमारा होता है चौथा पॉइंट हमारा है पदक्रम। पदक्रम बच्चों क्या होता है कि हिंदी में पदों को इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित जो करते हैं कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, ठीक है, और बीच में और फिर क्रिया आती है आखिरी में। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, और आखिरी में हमारी क्रिया आती है। और तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम होता है, ये हमारा पदक्रम कहलाता है। मतलब कि एक क्रम में उसको हम लोग व्यवस्थित करके लिखते हैं, तभी हमारा सही वाक्य बनता है। अगर हम उसको आगे पीछे लिख दें, मान लीजिए हम क्रिया पहले लिख दें, कर्ता बाद में लिख दें, कर्म उसके बाद में लिख दें, तो ये हमारा वाक्य पढ़ने में कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
और ये सही वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य में का एक बहुत ही आवश्यक गुण होता है पद क्रम। ये पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। अब देखिए एक इसमें उदाहरण से आपको बताते हैं कि थी लिख प्रीति लेख रही। अब थी लिख, देखिए क्रिया पहले आ गया और कर्ता को बीच में कर दिया, है ना। तो इस तरह से जो है क्या कर्ता कभी बीच में आपने वाक्य में लिखते समय आप देखते हैं या बोलते समय कभी कभी बोलते हैं? तो इस तरह से ये हमारा वाक्य पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है, तो ये सही वाक्य नहीं है। ठीक, अगर हम इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे कि प्रीति लेख लिख रही थी, यानी कर्ता पहले, ठीक, और लेख उसका कर्म और फिर लिख रही थी ये इसकी क्रिया, तब ये हमारा वाक्य सही होगा। तो किसी भी वाक्य में पदक्रम उसका एक आवश्यक गुण होता है। ठीक, अब देखिए, अब हमारा आखिरी पॉइंट है फिर अन्वति। ठीक है, अन्वति बच्चों क्या होता है कि किसी भी वाक्य में देखिए कर्ता होता है, क्रिया होती है ना, लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है, ये सभी चीजें होती हैं और ये सब एक व्याकरण के नियमों के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये सब व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। तो इसे को हम कहते हैं व्याकरण के अनुसार एक रूप में बंध करके लिखा होना, यही हमारी अन्वति कहलाती है। इसे हम अन्वय भी कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक रूप में एक जैसा होना। ठीक है, अगर हम गलत लिखेंगे, यदि कहें कि बच्चों खेल रहा है, तो बच्चों खेल रहा है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं ना, बच्चा खेल रहा है। अब देखिए एक आपका उदाहरण है, लड़कियां गीत गा रहा था। अब लड़कियां, देखिए ये हमारा क्या है, बहुवचन है ना। अब लड़कियां गीत गा रहा था, अब जो क्रिया लगी है वो एक वचन की लगी है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। जैसा हमारा कर्ता होगा उसी के अनुसार हम क्रिया लगाते हैं, ये व्याकरण का नियम होता है। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन के अनुसार ही लगेगी, और अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन के अनुसार लगेगी। तो अब यहाँ पर गा रहा था, ये क्रिया क्या है? ये अशुद्ध है, गलत है। लड़कियां गीत गा रही थीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, तब ये वाक्य हमारा सही होगा। तो यही हमारी अन्वति होती है, जब लिंग और वचन के नियमों के अनुसार हम क्रियाओं को लगाएं। ठीक, तो जैसा लिंग होगा, जैसा वचन होगा, उसी के अनुसार हमारी क्रिया हम लगाएंगे, तभी हमारा वाक्य सही होगा। अब हम कहें कि बच्चा रो रहे हैं, बच्चा रो रहे हैं, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चा हमारा क्या है? एक वचन है, और रो रहे क्रिया हमारी बहुवचन की है। तो हम कहेंगे बच्चे रो रहे हैं, तब हमारा वाक्य सही होगा। और अगर बच्चा हम लेंगे एक वचन, तब हम कहेंगे बच्चा रो रहा है, तब हमारा वहां पर क्रिया होगी रो रहा है। तो इस तरह से लिंग वचन के अनुसार हम क्रिया लगाते हैं, ये हमारी अन्वति के में इसका पालन करना होता है। तो ये भी हमारी वाक्य का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इन सब गुणों को अगर हम वाक्य बनाते समय ना ध्यान दें या इनका पालन अगर ना करें, तो हमारा वाक्य गलत बन जाता है, और उसमें व्याकरण नियमों का पालन किसी भी वाक्य को बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये बच्चों वाक्य बनाने के अनिवार्य गुण थे, जो कि हम लोगों ने आज पढ़े। अब हम लोग कल पढ़ेंगे वाक्य के अंग। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, बाय।